मेरे हिंदी कक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्रिया। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं फिर से अपनी न्यू वीडियो लेके आपके सामने आ चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में, मतलब क्रिया के बारे में समझेंगे। क्रिया कहते किसे हैं? क्रिया कहते किसे हैं? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिया। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा पर ध्यान देते हैं। आइए, क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या किए जाने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द या शब्द समूह एक के साथ दूसरे शब्द का मिलन, उनके जिसमें कार्य हो या कार्य का किए जाने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम खा रहा है, तो खा रहा इसमें है हो रही है वो क्रिया, कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य हो रहा है, कार्य के होने का या करने का पता चल रहा है ना, तो ये होती है क्रिया। चलिए मैं आपको इसके और एग्जाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ। चलिए देखिए, सीता नाच रही है। इसमें जो नाच रही है, नाच क्या है? कार्य है। और रही क्या है? हो रहा है, रही कर रही है, उसके द्वारा किया जा रहा है, वो सीता के द्वारा किया जा रहा है वो कार्य। ठीक है। अब दूसरा देखिए, बच्चा दूध पी रहा है। तो बच्चा जो है, बच्चा कार्य कर रहा है, बच्चा है कर्ता, कार्य करने वाला। दूध पी रहा है, दूध है, दूध एक जरिया है जो हो रहा है उसमें। पी रहा है, पीना कार्य कर रहा है, बच्चा कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर भी कार्य होने का पता चल रहा है, तो ये भी क्रिया होगी। बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, हो रही है मतलब यानी कि क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, तो ये भी क्रिया है। राम पलंग से गिर गया, जो गिर गया है इसमें वो भी क्रिया है, क्योंकि वो गिर गया, वो भी हो गई, वो भी हो गई, उसने की नहीं है, हो गई, तो वो क्रिया है। ठीक है। तो इसे हम क्रिया कहते हैं, जिसमें किसी कार्य के होने या किए जाने का पता चले। ठीक है, जिसमें हो रही हो या किया जा रहा हो। अब सीता नाच रही है, सीता के द्वारा किया जा रहा है वो। बाहर बारिश हो रही है, तो बाहर बारिश किया जा रहा है, उसमें कोई वो नहीं है, हम खुद नहीं कर रहे हैं, वो हो रही है ऊपर से। ठीक है। तो ये होता है क्रिया की परिभाषा। अब क्रिया को समझने के बाद हम धातु को समझते हैं, क्योंकि क्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको धातु आता है तब जाके आपका क्रिया का महत्व है। अगर आपको धातु ही नहीं पता तो आप क्रिया सीख के करेंगे क्या? तो चलिए हम क्रिया की परिभाषा के बाद धातु देख लेते हैं। आइए चलिए धातु देखते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जो आप लिखते हैं ना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जो आगे के वर्ड होते हैं ना, पढ़, लिख, खा, ये होते हैं धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जो क्रिया का मूल रूप होता है ना, वो होता है धातु। ठीक है। चलिए जैसे देखिए, लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो। लिखना में ना ऐड कर दो, पढ़ में ना ऐड कर दो, जा में ना ऐड कर दो, खा में ना ऐड कर दो, गा में ना ऐड कर दो, रो में ना ऐड कर दो, आदि, तब जाके क्रिया बन जाएगी। पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, गाना, रोना, धोना आदि, ये सारे क्रिया बन गए। अगर ये बिना इसके रहेंगे तो ये धातु होंगे। ठीक है। अगर कभी एग्ज़ाम में आपको ये आता है कि क्रिया और धातु अलग कीजिए पढ़ना में से, तो आप पढ़ को धातु में रख देंगे, और जो ना होगा वो चला जाएगा क्रिया में, ना जो होगा वो अलग हो जाएगा। और अगर बोलेंगे कि क्रिया और धातु को जोड़कर बनाइए, पढ़ और क्रिया, तो आप क्रिया बना देंगे। पढ़ और ना को जोड़कर पढ़ना, पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई, कार्य है कोई, तो इसे क्रिया कहते हैं, और उस क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए धातु के भेद समझते हैं। आइए, धातु के दो भेद
धातु के भेद समझते हैं। आइए देखिए, धातु के भेद। धातु के दो भेद होते हैं, एक होता है मूल धातु, दूसरा होता है यौगिक धातु। और मूल धातु के तो उपभेद नहीं होते, लेकिन यौगिक धातु के उपभेद होते हैं, और वो भी 3 उपभेद होते हैं। पहला होता है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा होता है यौगिक क्रिया, तीसरा होता है नाम धातु। ठीक है, अब चलिए, अब हम इनकी परिभाषा के ज़रिए समझते हैं। ये तो हमने देख लिया, अब हम इसको परिभाषा के ज़रिए समझते। तो सबसे पहले हम धातु के पहले भेद को देखते हैं, मूल धातु। चलिए, मूल धातु यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, यानी कि ये स्वतंत्र होती है, मतलब बिल्कुल खुली होती है, किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं होती। इनके उदाहरण है जा, खा, पी, रह आदि, ये सब होते हैं। ठीक है, अब यौगिक धातु। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यानी कि यौगिक धातु मूल धातु में जो होते हैं, इनमें प्रत्यय लगा देंगे। अगर हम पीछे ता लगा देंगे तो जा ता बन जाएगा। खा के पीछे ना प्रत्यय लगा देंगे तो खा ना बन जाएगा। तो ये वाक्य को मिला के संज्ञा और विशेषणों को मिलाकर बनता है, तो उसको हम कहते हैं यौगिक धातु। और मूल धातु क्या होता है, वह स्वतंत्र होता है, वह किसी भी शब्द पर निर्भर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि जा, खा, पी, रह, ये वाले वर्ड होते हैं। तुम खा, तू खा, तू पी, तू यहीं रह, तू यहीं रह, तुम यहीं रहो, ये वाला हो जाए, तू यहीं रह, ये वाले वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, तो ये होता है, उदाहरण होते हैं मूल धातु के। ठीक है, चलिए अब हम यौगिक धातु के उदाहरण देखते हैं। उठाना, उठवाना, कराना, करवाना। दूसरा होता है रोना, धोना, चलना फिरना आदि। बतियाना, गरमाना, चिकनाना, ये सारे उदाहरण होते हैं यौगिक धातु के। ठीक है, अब हम यौगिक धातु के कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं। यौगिक धातुओं के 3 प्रकार होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, तीसरा होता है नाम धातु। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेरणार्थक क्रिया को समझते हैं। यह क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। जो अकर्मक क्रिया में काम होता है और जो सकर्मक क्रिया में काम होता है, उन दोनों क्रियाओं से बनती है। आना, लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। यानी कि अगर हम उसमें आना, लाना जोड़ने से पहला प्रेरणार्थक क्रिया बनती है और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, उसका द्वितीय रूप बनता है। ठीक है, चलिए अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। आइए, मूल धातु प्रेरणार्थक क्रिया। मूल धातु होता है उठना, उठाना, उठवाना। उठ और ना को मिला के उठाना, उठवाना बनेगा। दे और ना मूल धातु अभी हमने देखा जिसको किसी शब्द का ज़रूरत नहीं पड़ती और प्रेरणार्थक क्रिया में ज़रूरत पड़ती है। दे का दिलाना बनेगा और ना का दिलवाना बनेगा। सो का सुलाना, ना का सुलवाना। खा का खिलाना, ना का खिलवाना। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया में इस तरीके से ये हम चेंज हो जाएगा। देखिए, हो गया ना। देखिए, उठ है तो हमने उठाना बना दिया, दे का हमने दिलाना बना दिया, सो का सुलाना, ख का खिलाना। ना है तो उठाना का क्या बनेगा, उठवाना, दिलवाना, सुलवाना, खिलवाना, ये वाले शब्द। ठीक है, अब हम इसका दूसरा प्रकार समझते हैं यौगिक धातु का। यौगिक क्रिया, 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं तो वो यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना, धोना, चलना फिरना, गाना, सुनना, सुनाना, ये वाले वर्ड। खाना, खा लेना, खेलना कूदना, चलना फिरना, आना जाना, ये वाले वर्ड जो होते हैं ना, ये होते हैं यौगिक क्रिया। ठीक है, ये होते हैं इनके उदाहरण। रोना, धोना, चलना फिरना, जैसे मैंने समझाया। ठीक है, इसमें 2 शब्दों के संयोग से धातु बनते हैं, उसको हम यौगिक क्रिया कहते हैं। अब हम तीसरा समझते हैं नाम धातु। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा और विशेषण के मेल से बनती है उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि बतियाना, गरमाना, ठंडाना आदि वाक्यों के जरिए समझते हैं। बात से बतियाना, ठंड से ठंडाना, ये वाले शब्द। ठीक है,
तो ये हुए इसके यौगिक धातु के 3 प्रकार। पहला प्रेरणार्थक, दूसरा यौगिक, तीसरा नाम धातु। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं, भेद समझेंगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के वैसे 2 भेद होते हैं, लेकिन अन्य में तीसरा होता है, तीसरा भी होता है। ठीक है, वैसे क्रिया के सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अकर्मक और सकर्मक क्रिया। और तीसरा आता है द्विकर्मक क्रिया, कभी कभी यूज़ होता है, ये रेयर केस यूज़ होता है, वैसे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्रिया के भेद समझते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, तो सबसे पहले हम अकर्मक समझते हैं। परिभाषा, अकर्मक क्रिया की परिभाषा समझते हैं। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, यानी कि जो कर्ता होता है, काम करने वाला होता है, जिनका असर काम करने वाले पर ही पड़ता है, उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसे अकर्मक क्रियाओं कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कार्य की आवश्यकता नहीं होती, जो काम कर रहा है उसकी आवश्यकता होती है बस। चलिए उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे राकेश रोता है, तो इसमें हमें राकेश की ज़रूरत है, इसमें हमें काम की ज़रूरत नहीं कि क्या काम हो रहा है, इसमें काम की बात नहीं, क्योंकि राकेश रोता है, राकेश की बात की गई है। सांप रेंगता है, सांप की बात की गई है, कर्ता की बात की गई है। बस चलती है, बस की बात की गई है, कार्य की बात नहीं की जा रही कि वो क्या कार्य कर रही है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कुछ और अकर्मक क्रिया, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। होना, बढ़ना, सोना, रोना, खेलना, उछलना, डरना, बैठना, हंसना, ठहरना, चमकना, घटना, जागना, ये सारे शब्द होते हैं, ये अकर्मक क्रिया के होते हैं। ठीक है, इनमें क्या हो रही है कि कार्य हो नहीं रहा है, कार्य का पता नहीं चल रहा, खाली कर्ता की बात होगी, कार्य का पता नहीं चल रहा कि क्या कार्य हो रहा है, सिर्फ कर्ता की बात होती है, उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्ता की आवश्यकता होती है, काम करने वाले की, कार्य की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये होता है अकर्मक क्रिया। और अब हम समझते हैं दूसरी क्रिया, सकर्मक क्रिया। चलिए सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है, यानी कि जिन क्रियाओं का असर काम करने वाले पर नहीं, क्या कार्य हो रहा है उस पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है, यानी कि कार्य का होना आवश्यक है कि क्या काम हो रहा है, काम का होना आवश्यक है। ठीक है, सकर्मक क्रियाओं को उदाहरण के जरिए समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। चलिए, मैं लेख लिखता हूँ, तो मैं लेख लिखता हूँ, लिखता हूँ, लेख काम हो रहा है, लेख लिख रहा है कोई, लेख, मैं लेख लिख रहा हूँ, लिखता हूँ, तो लिख क्या है, वो कर्म है। ठीक है, तो वो काम हो रहा है। मीरा फल खाती है, फल क्या है, कर्म है, फल खाया जा रहा है, किसी के लाती है या खाती है, तो फल क्या है, कर्म है। ठीक है, भंवरा फूलों का रस पीता है, भंवरा फूलों का रस, फूलों का रस क्या है, कर्म। ठीक है, सुरेश मिठाई खाता है, मिठाई क्या है, कर्म, वो कार्य हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं की जा रही सुरेश खाता है, अगर सुरेश खाता है बोलते तो यहाँ पे आता अकर्मक क्रिया। या अगर यहाँ पे हम ये लिख देंगे सुरेश मिठाई खाता है, तो वहाँ पे कर्म का पता चल रहा है, तो वो होते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब हम इसका तीसरा समझते हैं, द्विकर्मक क्रिया अन्य, जिसको हम अन्य क्रिया बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए, जिन क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के 2 कार्य होते हैं, कर्ता कोई नहीं होता, कार्य होते हैं सिर्फ उसमें, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, आइए, मैंने राम के पुस्तक दी, राम को पुस्तक दी। अब इसमें देखिए, राम और पुस्तक 2 कार्य हैं, 2 कर्म हैं, कर्म हो रहा है। श्याम ने राधा को रुपए दिए, जो श्याम है उसने राधा को रुपए दिए, श्याम और राधा 2 अलग अलग इंसान हैं, इसमें 2 लोगों की बात की जा रही, जहाँ 2 लोगों की बात की जाती है वो होती है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए, मैंने राम को पुस्तक दी, मैंने और राम 2 हैं, तो ये होता है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम, तो ये होता है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद समझते हैं। आइए, चलिए,
प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, जिसमें निश्चित बात अपूर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जिस क्रिया को पूर्ण करने के लिए कर्ता के अलावा संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गांधी कहलाए, गांधी क्या हुआ? कर्ता, और कहलाए क्या हुआ? संज्ञा या विशेषण में से एक। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बने? गांधी कहलाए। तो इसमें कर्ता का भी इस्तेमाल किया गया और इसमें संज्ञा या विशेषण का भी इस्तेमाल किया गया, तो इसको हम अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका दूसरा भेद समझते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का पूरा आशय स्पष्ट कराने के लिए वाक्यों में कर्म के साथ, यानी कि कार्य के साथ संज्ञा या विशेषण का पूर्ति के रूप में प्रयोग हो, यानी कि संज्ञा या विशेषण का पूर्ति के रूप में, यानी कि ज़रूरत के रूप में प्रयोग हो, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया। देखिए, जैसे राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया, तो राजा कर्म कर रहा है, उसने गंगाधर को मंत्री बनाया। क्या बनाया? मंत्री। तो ये जो मंत्री है ये विशेषण या संज्ञा की पूर्ति को पूरा कर रहा है। ठीक है, चलिए अन्य उदाहरण हम समझते हैं। हम अपने मित्र को चतुर समझते हैं, यानी कि हम अपने मित्र को चतुर समझते हैं। तो इसमें जो चतुर वर्ड है वो होगा चतुर समझते हैं, चतुर गुण होता है, गुणवाचक विशेषण की बात की जा रही है। देखिए, इसमें गुण को इस्तेमाल किया गया ना, अपने मित्र को। हम क्या हो गया? कर्म। मित्र क्या हुआ? कर्म। कि मित्र को चतुर समझते हैं, किसको? कर्म क्या है? मित्र। हम मानव सेवा को पुण्य मानते हैं। पुण्य क्या हो रहा है? पुण्य मानते हैं, तो ये विशेषण, ये होता है संज्ञा। ठीक है, मानव सेवा को, ये होते हैं इसके उदाहरण अपूर्ण अकर्मक क्रिया के। हम प्रत्येक भारतीय को अपना मानते हैं। जो ये भारतीय है इसमें ये संज्ञा है, और प्रत्येक क्या है? एक एक, यानी कि वो कर्म है। ठीक है, तो ये हुआ, इसमें संज्ञा का इस्तेमाल पूर्ति के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये होते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया के उदाहरण। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन में जाकर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।